Dear student, myself Dr. B.L. Verva, Principal, Government College Lalsot। विद्यार्थियों, आज हम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक कंपनियों के वर्गीकरण की बात है, कंपनियों को अनेक भागों में बांटा गया है, जिनमें से निम्नांकित जो वर्गीकरण है वो प्रमुख है। सबसे पहला कंपनियों के जो वर्गीकरण का आधार है वो है समामेलन के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, दायित्व के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा, सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। चौथा, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। पांचवा, नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। तथा छठा है अन्य कंपनियां। इस तरह से कंपनियों को 6 भागों में बांटा गया है, अर्थात 6 तरह का विभाजन कंपनियों के लिए किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे समामेलन के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। समामेलन के आधार पर कंपनियों को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें पहला है असमामेलित कंपनियां और दूसरा है समामेलित कंपनियां। सबसे पहले हम देखेंगे असमामेलित कंपनी से हमारा क्या आशय है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वे कंपनियां होती है जिनका किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन नहीं किया हुआ होता है, किंतु वे अपने नाम के साथ कंपनी शब्द को जोड़ते हैं। जैसे राम श्याम एंड कंपनी। ऐसी कंपनियां तब अवैध हो जाती है जब इनके सदस्यों की संख्या बैंकिंग कारोबार की दशा में 10 से अधिक और सामान्य कारोबार की दशा में 20 से अधिक हो जाती है। तब इन्हें अवैध संघ का शीर्षक मिल जाता है। दूसरा है समामेलित कंपनियां, अर्थात वे कंपनियां जिनका किसी न किसी प्रकार से समामेलन हुआ हो। ऐसी कंपनियों को हम निम्नांकित में से किसी भी प्रकार से ऐसी कंपनियां निम्नांकित में से किसी भी प्रकार से समामेलित हो सकती हैं, या हम ये कहें कि समामेलित कंपनियों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है शाही आज्ञा द्वारा समामेलित कंपनियां, अर्थात कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर। ये वे कंपनियां होती हैं जो शाही आज्ञा पत्र के अधीन स्थापित या समामेलित की जाती हैं। इंग्लैंड में इस प्रकार की कंपनियों का गठन वहाँ के राजा या रानी के शाही आदेश द्वारा या स्वीकृत चार्टर के आधार पर किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह की कंपनियों का बड़ा उदाहरण है। इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये भी एक शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित है। दूसरा प्रकार है विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनियां। यह संसद या विधानसभा किसी विशेष प्रकार के कार्य या व्यवसाय के लिए किसी विशेष प्रकार की कंपनी की आवश्यकता के लिए इस प्रकार की कंपनियों का गठन किया जाता है। अर्थात जब किसी कार्य विशेष के लिए किसी कंपनी का गठन विधानसभा में या संसद में विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जाए, तो हम ऐसी कंपनियों को विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी मानते हैं। प्राय ऐसी कंपनियों के निर्माण राष्ट्र हित हेतु किया जाता है। ऐसी कंपनियों को वैधानिक कंपनी भी हम कह सकते हैं। भारत में इसे निगम
भी कहा जाता है। भारत में इस प्रकार की अनेक कंपनियों की स्थापना हो चुकी है, जैसे जीवन बीमा निगम, राज्य वित्त निगम, राज्य परिवहन निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि प्रमुख कंपनियां संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत ही निर्मित है। तीसरे प्रकार की जो कंपनी है वो है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समामेलित कंपनियां। प्राय अधिकांश कंपनियों का निर्माण कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित करके ही किया जाता है, अर्थात ज़्यादातर कंपनियों का निर्माण इसी प्रकार होता है। जिन कंपनियों का पंजीयन समामेलन वर्तमान का कंपनी अधिनियम या इससे पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, वे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां कहलाती है। ऐसी कंपनियां भी अनेक प्रकार की होती है, जिन्हें हम अनेक भागों में बांट भी सकते हैं, दायित्व के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आदि। इसमें हम देखेंगे दायित्व के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा आधार। कंपनियों के निर्माण का पहला हमने आधार देखा समामेलन के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा हम देखेंगे दायित्व के आधार पर वर्गीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, दायित्व के आधार पर कंपनियों को दो श्रेणियों में, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है सीमित कंपनियां। सीमित दायित्व वाली कंपनियां अर्थात ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इस प्रकार की कंपनियां सामान्य रूप से दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, अर्थात वे कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंश के अंकित मूल्य की बकाया राशि तक सीमित हो, वे अंशों द्वारा सीमित कंपनियां कहलाती हैं। कंपनियां अपने जीवन काल में या समापन के समय अधिकतम इस अदत्त राशि की मांग अपने संबंधित सदस्यों से कर सकती है, किंतु मांग कंपनी अधिनियम या अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुरूप वैध रीति से करनी चाहिए। यह आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि यदि कंपनी ने अपने जीवन काल में ही संपूर्ण अदत्त राशि की मांग कर ली है, तो वह समापन के समय अंशधारियों से कुछ भी मांग नहीं सकती। नेक्स्ट है गारंटी या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनियां। जब कंपनी के सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जितनी कि वे उस कंपनी के समापन की दशा में अंशदान देने के लिए गारंटी देते हैं, तो ऐसी कंपनी को गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। अर्थात ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। इस प्रकार ऐसी कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। यह उल्लेखनीय है कि गारंटी की ये राशि आरक्षित पूंजी के समान होती है, रिजर्व कैपिटल के। इस राशि को केवल कंपनी के समापन के समय ही मांगा जा सकता है। इस राशि पर बंधक या प्रभार भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, दायित्व के आधार पर जो कंपनी का वर्गीकरण है वो है असीमित दायित्व वाली कंपनियां। जब किसी कंपनी के सदस्य के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती, तो वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, तो वह कंपनियां असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के समस्त ऋणों एवं दायित्वों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु कोई भी पूर्ण ऋणदाता
किसी भी सदस्य पर ऋणों की वसूली के लिए व्यक्तिगत नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, कंपनियों के वर्गीकरण में तीसरा जो वर्गीकरण है वो है सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। सदस्यों की संख्या के आधार पर भी कंपनियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निजी कंपनी। निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 व अधिकतम संख्या 200 तक होती है। निजी कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, अर्थात निजी कंपनी अपने अंतर नियम द्वारा अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रखती है। निजी कंपनी अपने अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रण भी नहीं दे सकती तथा निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है, जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 व अधिकतम असीमित होती है। सार्वजनिक कंपनी जनता को अंश क्रय हेतु आमंत्रित कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखना होता, वो केवल लिमिटेड शब्द लिख सकती है। कंपनियों का चौथा वर्गीकरण है स्वामित्व के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, या अपन इसे कहें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनने वाली कंपनियों को उनके स्वामित्व के स्वरूप के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला वर्गीकरण है सरकारी कंपनी, अर्थात सरकारी कंपनी वह है जिसकी चुकता पूंजी के कम से कम 51% अंश केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, अंशतः केंद्रीय सरकार तथा अंशतः राज्य सरकार अथवा 2 या अधिक सरकारों के पास हो। इसमें उस कंपनी को भी सम्मिलित किया जाता है जो इस कंपनी की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट आपके अगला हम जो प्रकार देखेंगे कंपनियों का वो है गैर सरकारी कंपनी। ऑनरशिप के आधार पे जिस कंपनी में संपूर्ण या अधिकांश पूंजी निजी क्षेत्र के साहसी तथा जनता द्वारा लगाई जाती है उसे ही गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। इसे हम निजी क्षेत्र की कंपनी भी कह सकते हैं। गैर सरकारी कंपनियां सहकारी क्षेत्र में भी स्थापित की जा सकती हैं। कंपनियों के वर्गीकरण का 5वां प्रकार है नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। नियंत्रण के आधार पर कंपनियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी तथा दूसरा है एकल व्यक्ति या पारिवारिक कंपनी। सूत्रधारी या सहायक कंपनी से हमारा क्या आशय है, देखें आप। सूत्रधारी तथा सहायक कंपनी शब्द 2 या अधिक संबंधित कंपनियों के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। सूत्रधारी तथा सहायक कंपनी शब्द